रंजिश वाली मोहब्बत, रितु जोशी। एपिसोड नंबर 27। अब तक आपने पढ़ा। आखिरकार शिवांग आ ही गया है राजावत मेंशन में, लेकिन अभी तो शिवांग को बहुत कुछ पता चलना बाकी है। आइए देखते हैं आखिर कहानी में क्या नया मोड़ आता है। चलिए जानते हैं अब आगे। शिवांग हल्दी देकर आशीष जी और कार्तिकेय जी से मिलने के लिए दूसरी ओर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा आशीष जी कामों में लगे हुए हैं। आशीष जी शिवांग से मिलकर खुश थे, तो वहीं कार्तिकेय जी शिवांग से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए थे और प्रभावित भी। शिवांग बिल्कुल रुद्र की परछाई था। जुड़वा भाई होने के साथ साथ उसके काफ़ी गुण रुद्र से अलग भी थे और कुछ रुद्र के समान भी। मेहनती, जोश, जज्बा और जुनून तो उसमें रुद्र की तरह था, लेकिन कुछ मामलों में वह बिल्कुल रुद्र का अपोजिट था। शिवांग ने अच्छा मौका देखा और फिर एक ज़रूरी बात कार्तिकेय जी और आशीष जी को बता दी, जिसे सुनकर उन्हें कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। शायद उन्हें अंदाज़ा था इस बात का, लेकिन शिवांग को अब हैरानी हो रही थी कि उसने इतनी बड़ी बात उन्हें बताई और वह बिना उस बात को सीरियसली लिए नॉर्मल है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? शिवांग के दिमाग में यह सब ख्याल चल रहे थे। शिवांग कार्तिकेय जी की ओर देखकर बोला। शिवांग बोला, अंकल जी, मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई और आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोग पहले से यह सब जानते हैं? आशीष जी बोले, बेटा, मैं तुम्हारी बुआ को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। बचपन से मैंने उसके साथ पढ़ाई की है, खेल खेले हैं। बचपन से ही मैंने उसे दोस्त की नज़र से देखा था, अपने सबसे अच्छे दोस्त की बहन की नज़र से, क्योंकि दोस्त की बहन तो बहन ही होती है। लेकिन तुम्हारी बहन किसी और ही निगाहों से मुझे देखा करती थी, जिसके बारे में मुझे तब पता चला जब तुम्हारे दादाजी तुम्हारी बुआ का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए। और उसमें सबसे ज़्यादा सच्चाई तो मुझे तब पता चली जब तुम्हारी बुआ ने सबके सामने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि मैंने उसे यह बात पहले ही बता दी थी कि मैं उससे प्यार नहीं करता। तुम्हारी बुआ को मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि यह शादी करने के पीछे उसका क्या मतलब है। बेटा, मैंने दुनिया देखी है। अपने बच्चों का अच्छा और बुरा कौन सोच रहा है और कौन नहीं, क्या मैं नहीं समझूंगा? तुम बताओ, अगर तुम्हारी कोई बहन होती तो क्या तुम्हें अंदेशा नहीं होता कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है? शिवांग बोला, अंकल जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी अपनी बेटी की शादी अंकुश से क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि अगर आपकी बेटी की शादी टूट गई तो कहीं रुद्र भाई और भाभी का रिश्ता ना टूट जाए। शिवांग के यूँ कहने पर आशीष जी बोले, हाँ बेटा, सबसे बड़ा कारण है। तुम जानते ही हो, काशी और रुद्र की शादी कोई आम शादी नहीं है। काशी के साथ व्योम भी इस समय जुड़ा हुआ है और व्योम तुम्हारे खानदान का वारिस है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर वाले इस बात के लिए कभी मना नहीं करेंगे कि अगर मैं रूहिका की शादी अंकुश से ना कराऊं और सिर्फ काशी की शादी रुद्र से हो। लेकिन बेटा, तुम अपनी बुआ को नहीं जानते। अगर रूहिका की शादी अंकुश के साथ नहीं हुई तो वह काशी का जीना दुश्वार कर देगी। शिवांग बोला, तो क्या अंकल, आप एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी और खुशियां दांव पर लगा देंगे? आशीष जी बोले, तुम ही बताओ बेटा, इस समय मुझे क्या करना चाहिए? शादी की सब तैयारी हो चुकी है और यह सच मुझे अब पता चला है। अब हल्दी की रस्म हो चुकी है। तुम्हें पता नहीं, रूहिका को अंकुश के नाम की हल्दी लगने वाली है। अभी तक अंकुश के घर से हल्दी आई नहीं है। थोड़ी देर में हल्दी भी आ जाएगी। शादी की पहली रस्म पूरी हो जाएगी और अब शादी को यूं तोड़ना कहाँ तक सही होगा? वैसे भी रजावत परिवार और राठौर परिवार के बीच पहले से ही बहुत अनबन रही है और ऐसे में हमारी तरफ से इस रिश्ते को तोड़ देना कहीं सब कुछ पहले जैसा न कर दे। और अगर इस बार पहले जैसा हुआ तो यह दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आशीष जी के यूं कहने पर शिवांग कुछ सोचने लगा और फिर बोला। शिवांग बोला, अंकल जी, शादी करना और ना करना एक लड़की की इच्छा पर निर्भर करता है। हम पारिवारिक रंजिश या फिर पारिवारिक रिश्ते दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए अपनी इच्छाएं किसी पर थोप नहीं सकते। क्या पता यह सब जानने के बाद रूहिका शादी से इनकार कर दे। आप एक बार कोशिश करके तो देख सकते हैं। आशीष जी बोले, रूहिका ने इस शादी को सबके सामने स्वीकारा है बेटा। हमने रूहिका को मौका दिया था, लेकिन वह काशी से बहुत प्यार करती है और उससे भी ज़्यादा प्यार वह व्योम से करती है। तुमने तो सुना होगा ना, मौसी माँ जैसी होती है और रूहिका उसकी मासी है। उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, वह खुद से पहले उसके बारे में सोचती है। शिवांग, आशीष जी और कार्तिकेय जी आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ वैदेही जी आ गई। शिवांग, आशीष जी और कार्तिकेय जी बात कर रहे थे कि तभी वहाँ वैदेही जी आ गई। वैदेही जी ने
उन तीनों को अचानक चुप होता देख हैरानी थी, लेकिन फिर आशीष जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली। वैदेही जी बोली, सुनिए, अंकुश के घर से हल्दी आ चुकी है, चलिए, पंडित जी आपको बुला रहे हैं। पापा जी आप भी चलिए, घर के बड़े हैं आप, इसलिए हल्दी की रस्म में आपका होना ज़रूरी है। कार्तिकेय जी बोले, बेटा काशी को हल्दी लग गई? वैदेही जी बोले, नहीं पापा, हम दोनों हल्दी का इंतज़ार कर रहे थे। एक बार अंकुश की हल्दी आ जाती तो हम दोनों रस्में एक साथ शुरू करते। अब अंकुश की हल्दी आ चुकी है, इसलिए हल्दी की रस्म भी शुरू हो गई है। आप जल्दी आ जाइए। शिवांग बेटा तुम भी आओ, वहाँ तुम्हारे सारे रिलेटिव्स भी नीचे ही हैं, तुम भी अपनी भाभी से मिल लो। इतना कहकर वैदेही जी वहाँ से चली गई। तो वहीं शिवांग कुछ कहता उससे पहले ही आशीष जी ने सभी को चलने के इशारे दिए। शिवांग कुछ न कह सका। शिवांग आशीष जी और कार्तिकेय जी के साथ नीचे हॉल में पहुंचा तो वहाँ दोनों दुल्हन बड़ी सुंदर बनी एक बड़ी सी थाल में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर पंडित जी आए और पंडित जी ने हल्दी की रस्में शुरू करी। सबसे पहले हल्दी वैदेही जी और आशीष जी ने लगाई। काशी को हल्दी लगाने के बाद रूहिका की बारी आई। जैसे ही शिवांग ने रूहिका को देखा, उससे पहले ही ऐश्वर्या ने शिवांग को टोकते हुए बोली। ऐश्वर्या बोली, शिवांग यह देखो ना, मेरे कैमरे में कितनी अच्छी पिक्चर्स आई हैं। यू नो वॉट, मैं इन सारी पिक्चर्स को ना एक अलग से फोल्डर में सेव करूँगी और जब मन होगा तब आराम से देखूँगी। शिवांग बोला, तुम कैमरा लाई हो, ऑब्वियसली पिक्चर्स क्लिक करने के लिए ही लाई होगी, यूं ही दिखाने के लिए तो नहीं लाई होगी। ऐश्वर्या बोली, ओहो शिवांग, तुम कितने ज़्यादा एंग्री बर्ड हो, जब देखो मुझ पर गुस्सा करते हो। मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और तुम मुझसे इतनी रूड तरीके से बात कर रहे हो। दिस इज़ नॉट फेयर। शिवांग बोला, क्या फेयर है और क्या नहीं, प्लीज़ हम घर चल के इसके बारे में डिस्कस करें। मुझे तुमसे बात करने में ना पहले कोई इंटरेस्ट था और ना ही अब इंटरेस्ट है। ऐश्वर्या बोली, अगर मुझसे बात करने में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो किससे बात करने में इंटरेस्ट है, मुझे भी बताओ। मैं इतने एफ़र्ट्स लगाती हूँ और तुम्हें कद्र ही नहीं मेरे एफ़र्ट्स की। शिवांग बोला, जब मुझे तुम्हारी कद्र ही नहीं है तो समझ जाओ कि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो अब हम रस्मों पर फोकस करें। अगर तुम्हें नहीं देखनी तो साइड में बैठ जाओ, मुझे रस्में एंजॉय करने दो, ओके। शिवांग का यह रूड बिहेवियर देखकर ऐश्वर्या गुस्से में भर गई और सीधे दूसरी ओर देखकर रस्मों पर फोकस करने लगी। तो वहीं शिवांग भी अब हल्दी की रस्म को देख रहा था। जैसे ही उसकी नज़रें दूसरी दुल्हन पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत बड़ा गहरा सदमा लगा हो। शिवांग हैरानी से अपने सामने खड़ी रूहिका को देख रहा था। उसे देखकर शिवांग के मुंह से एक ही शब्द निकला। शिवांग हैरानी से बोला, यह यहाँ, और वह भी दुल्हन के रूप में। यह बोलते ही शिवांग को बिल्कुल देरी नहीं लगी, यह सोचते हुए कि वह जिस लड़की की ज़िंदगी को बचाने के लिए यहाँ आया हुआ था वह तो उसकी पहली मोहब्बत निकली। वह मोहब्बत जिसे वह इतने समय से ढूंढ रहा था, जिसका पता ढूंढने के लिए उसने ज़मीन आसमान एक कर दिए थे। उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल निकाल कर वह थक चुका था। वह उसे इतनी आसानी से जब मिली तो वह किसी और की दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी। यह देखकर शिवांग हैरानी से भर गया। शिवांग कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे पंडित जी की आवाज़ सुनाई दी, जो वैदेही जी से कह रही थी कि अंकुश के नाम की हल्दी लेकर आए ताकि उसे रूहिका को लगा दिया जाए। शिवांग यह सुनकर गुस्से से भर गया। वह कुछ कर पाता उससे पहले ही आराध्या अंकुश के नाम की हल्दी लेकर पीछे से आई हुई दिखाई दी। वहाँ सभी मेहमान इकट्ठा थे। काशी को हल्दी लग चुकी थी जब बारी रूहिका को हल्दी लगने की, इसलिए आराध्या जल्दी में सीढ़ियों से नीचे उतरकर हल्दी का कटोरा हाथ में लिए आ रही थी। आराध्या सीढ़ियों से उतरकर जल्दी जल्दी हल्दी लेकर आ रही थी तो वहीं घरवाले हल्दी की रस्म के लिए उत्साहित थे। लेकिन तभी आराध्या, जो कि जल्दबाजी में अपने हाथों में हल्दी का बड़ा सा कटोरा लेकर नीचे की ओर आ रही थी, उसने ज़मीन पर ध्यान नहीं दिया। ज़मीन पर बिछा हुआ कालीन, जो कि थोड़ा सा उलझा हुआ और उल्टी तरफ को था, उस पर आराध्या का पैर फंस पड़ा। आराध्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह कालीन पर अटक कर वह नीचे गिरने को हो गई। सब लोग आराध्या को संभाल कर बोलकर उसके पास जा ही रहे थे कि उसके हाथ से कटोरी से भरी हल्दी छिटक कर दूसरी तरफ जा गिरी। इस समय रूहिका भी दौड़कर आराध्या को बचाने के लिए आ चुकी थी। वहीं शिवांग, जो कि आराध्या से नज़दीक था, वह भी दौड़कर आराध्या के पास आया। रूहिका और शिवांग दोनों ही वहां पहुंच पाते उससे पहले ही आराध्या नीचे ज़मीन पर गिर गई।
और हवा में हल्दी का कटोरा पूरी तरीके से फैल गया। हल्दी ज़मीन पर गिरती उससे पहले ही रूहिका और शिवांग के बदन पर हल्दी लग चुकी थी। हर कोई आराध्या को बचा रहा था और इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। काशी भी उस समय उठकर आराध्या को बचाने के लिए आ चुकी थी। एकदम से माहौल थोड़ा बदल गया। सभी ने आराध्या को आराम से उठाने के लिए कहा और उसे अच्छे से कुर्सी पर बैठाया। सभी लोगों ने आराध्या के हाथ पर ध्यान दिया तो वह कटोरा दूसरी तरफ जा गिरा था। वैदेही जी सभी को समझाते हुए बोली। वैदेही जी बोली, कोई बात नहीं, ऐसे हल्दी का गिरना अच्छा शगुन तो नहीं होता, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। इसमें आराध्या की कोई गलती नहीं है। बेटा, तुम इस बात का गिल्ट मत लेना, मैं कटोरा उठा देती हूँ। इतना कहकर वैदेही जी ने कटोरा उठा दिया और वह नीचे पड़ी हुई हल्दी को भी समेटने लगी। लेकिन तभी उनके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी जो कि किसी रिश्तेदार की थी। एक महिला जोर से बोली, शगुन की हल्दी, वह भी इसे लग गई। वैदेही जी ने हल्दी को उठाकर मुड़ते हुए उस इंसान को देखा तो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वह हैरान हो गई। तभी एक और महिला बोली, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। दुल्हन से पहले यह हल्दी इस लड़के को लग गई और देखा तो सिर्फ इस लड़के को ही नहीं बल्कि रूहिका को भी हल्दी लग गई है। तभी एक और औरत रूहिका के पास आई और बोली। वह औरत बोली, यह क्या कर दिया छोरी तूने? अपने सासरे से आई हल्दी जो तेरे होने वाले बींद के नाम की थी उसे किसी और पर चढ़ा बैठी। अरे तूने तो ध्यान देना चाहिए था ना। तू क्यों आई अपनी जगह से उठकर? देख, तुझे और इस लड़के दोनों को ही हल्दी लग गई है। यूं हल्दी के शुभ मौके पर ऐसा अपशगुन अच्छा नहीं होता। हर कोई रूहिका को समझा रहा था। वहीं वैदेही जी शिवांग के पास आई और बोली। वैदेही जी बोली, शिवांग बेटा, लाओ मैं इसे साफ़ करवा दूंगी। शिवांग बोला, कोई बात नहीं आंटी जी, मैं साफ़ कर लूँगा। तो वहीं बगल में खड़ी ऐश्वर्या बोली, हाँ हाँ इधर आओ शिवांग, मैं तुम्हारे कपड़ों से और तुम्हारे बदन से यह हल्दी हटवा देती हूँ। शिवांग बोला, तुम्हें इस तकलीफ़ को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं ऐश्वर्या। वैसे भी तुम यहाँ मेहमान हो, बेहतर होगा वही बन के रहो। मैंने कहा ना मैं मैनेज कर लूँगा। तो प्लीज़। ऐश्वर्या को ये शिवांग का मना करना पसंद नहीं आया, लेकिन काफ़ी मेहमान होने की वजह से वह कुछ कह नहीं पाई। रूहिका जो कि सभी मेहमानों के तानों से परेशान हो गई थी, वह सभी की ओर देख कर बोली। रूहिका बोली, इनफ एवरीवन, एक हल्दी ही गिरी है और कोई जानबूझकर नहीं लगाई है मैंने, और ना ही शिवांग जी ने। गलती से हुआ है यह, पर आप सब तो ताने पर ताने दिए जा रहे हैं। हाँ, हो जाती है गलती, और वैसे भी क्या अच्छा है क्या बुरा है भगवान सब देख रहे हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, और जो होना था वह तो हो चुका। आप लोगों के इस तरीके से बोलने से या किसी को ताना मारने से या किसी पर ब्लेम लगाने से हल्दी दोबारा तो नहीं आ जाएगी। अब जो हो गया सो हो गया। माँ, आप इसी बची हुई हल्दी को अच्छे से लगा दीजिए। हल्दी की रस्म तो पूरी करनी है, खाली इस एक हल्दी के कटोरे से गिर जाने से पूरी रस्म को ख़राब नहीं कर सकते। रूहिका इतना कहकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई। वहीं औरतें बातें तो बना रही थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वहीं शिवांग कमरे में आया और उसने अपने चेहरे पर लगी हुई हल्दी को देखा तो वह मुस्कुराने लगा और बोला। शिवांग बोला, हल्दी का मुझ पर लगना संकेत है महादेव का कि तुम सिर्फ मेरी हो। इस जन्म में तो क्या, आने वाले किसी जन्म में मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा रूहिका। यह शादी तो किसी कीमत पर नहीं होगी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। शिवांग ने दरवाजे की ओर देखा तो वहाँ पर ऐश्वर्या खड़ी थी। शिवांग की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। उसे लगा शायद ऐश्वर्या ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। ऐश्वर्या को देख शिवांग बोला, क्या सचमुच ऐश्वर्या ने सारी बातें सुन ली हैं शिवांग की? जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप रंजिश वाली मोहब्बत की आने वाली सीरीज़ को मिस ना कर पाएँ और बिना किसी रुकावट के आसानी से देख सकें। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।